जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी में। साथियों, मैं दीपक अलावा अब सभी साथियों के सामने फिर से हाजिर हूँ हिंदी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वर्णमाला। जी हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। आइए, ठीक है, बात करते हैं हम वर्णमाला की। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हम वर्णमाला आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्णमाला की। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है साथियों, कौन कौन से? वर्ण तथा माला। वर्णमाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण तथा माला। यहाँ पर वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि। क्या होता है साथियों? वर्ण का अर्थ मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि। तथा माला का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह। ठीक है, माला का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह। अर्थात साथियों, हम क्या कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को अगर हम व्यवस्थित क्रम में या व्यवस्थित समूह में जमा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्णमाला। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करते हैं हम, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे साथियों? वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई साथियों। अब बात करते हैं हम, वर्ण क्या होता है साथियों? वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हमसे कोई पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम क्या बताएंगे? वर्ण। ठीक है, वर्ण से बनता है साथियों पद, पद से बनता है पदबंध, पदबंध से बनता है उपवाक्य, उपवाक्य से बनता है वाक्य, वाक्य से बनता है साथियों सार्थक शब्द, तथा सार्थक शब्द से बनती है बोली, बोली से बनता है उपभाषा, तथा उपभाषा के बाद बनता है भाषा। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ण की सबसे छोटी इकाई, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करते हैं भाषा के सबसे छोटा भाग की। तो भाषा का सबसे छोटा भाग जो है साथियों बोली है, तथा भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण है। इतनी बात याद रखिएगा साथियों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम साथियों वर्ण के भेद। तो हम सब जानते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के होते हैं दो भेद। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं साथियों? दो। कौन से? स्वर तथा व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं साथियों कि ऐसे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है उसे हम स्वर कहते हैं। अर्थात साथियों, ऐसे वर्ण जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं वो कहलाएंगे स्वर। तथा व्यंजन की बात करें हम, तो ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वर का सहायता लेनी पड़े, स्वर की सहायता लेनी पड़े, अर्थात साथियों स्वरों के द्वारा ऐसे वर्ण जो स्वरों के द्वारा बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे व्यंजन। इतनी बात क्लियर हुई। स्वर हम जानते हैं साथियों अ से लगाकर अह तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं, तथा क से लगाकर ज्ञ तक जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं व्यंजन। ठीक है साथियों, तो साथियों स्वर क्या होता है? तो ऐसे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, तथा व्यंजन क्या होता है? तो ऐसे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोलना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों स्वर की संख्या तथा व्यंजन की संख्या की। तो मूल मूल रूप से या उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तथा मूल रूप से या उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन की संख्या 35 होती है, और कहीं कहीं हमें 33 भी देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते साथियों, अगर हमसे कोई पूछ ले कि स्वर की मूलतः स्वर की संख्या कितनी है, तो हम क्या बताएंगे? 11। अगर हमसे कोई पूछ ले उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम क्या बताएंगे? तब भी 11। इसी तरीके से मूलतः व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 35, और कहीं कहीं 33 भी दिया हुआ रहता है। ठीक है साथियों, और उत्पत्ति के आधार पर जो है
व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो या तो 33 होती है या फिर 35 होती है। इतना यहाँ पर दोनों में से एक ऑप्शंस आएगा। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर हमसे कोई पूछ ले कि मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 46 या फिर 44। उसी तरीके से उत्पत्ति के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 46 या 44। इतना याद रखना है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो क्या कितनी होती है साथियों, 13। तथा कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 39। तथा कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते अब बात करते हम साथियों स्वरों के प्रकार की। स्वर के प्रकार की बात करें हम, तो स्वर के जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, अर्थात चार आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। 4 आधार पर। कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर तथा मुखद्वार के आधार पर। स्वरों के प्रमुख भेद कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर तथा मुखद्वार के आधार पर। एक बार मेरे साथ बोलिए साथियों, आंख बंद करिए और बोलिए कौन कौन से प्रकार 4? उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर तथा मुखद्वार के आधार पर। कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, मुखद्वार के आधार पर। एक सांस में बोलिए साथियों, उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर तथा मुखद्वार के आधार पर। ठीक है। अब बात करते हैं हम उच्चारण के आधार पर स्वर जो है, तो उच्चारण के आधार पर स्वर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हास्य स्वर, लघु स्वर, दूसरा हम बात करें तो दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, चौथा आयोगवाह स्वर तथा 5वां प्लुप्त स्वर। ठीक है। अब हास्य स्वर क्या होता है साथियों? तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हास्य स्वर या लघु स्वर कहते हैं। क्या होता है साथियों? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है हास्य स्वर या लघु स्वर कहलाएगा। जैसे अ, ई, उ, ऋषि। ठीक है साथियों। हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से लघु स्वर कौन सा है, कुछ भी दे सकता है, अ, ए, अह या फिर ई। तो हमें क्या लगाना है? ई पर टिक करना है। ठीक है। तो याद रखिएगा, अ, ई, उ, ऋषि कौन से स्वर है, तो ये है हास्य स्वर या लघु स्वर। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर क्या होता है साथियों? तो जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है। जिनके उच्चारण में लघु स्वर के तुलना में अधिक समय लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। कौन कौन से स्वर आते हैं इनके अंतर्गत? तो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। कौन कौन से साथियों? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो क्या होगा? ये वाले स्वर क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक है। अब संयुक्त स्वर क्या होता है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है साथियों, संयुक्त स्वर अर्थात दोनों से मिलकर बना होगा। तो ऐसे स्वर जो मिलकर बने हुए थे, स्वर से मिलकर बने हुए हैं। जैसे ये ए बना है ना, ये किससे? अ और छोटी ई से बना हुआ है। इसकी आई की बात करें हम तो ये बना है अ और बड़ी ई से बना है। इसी तरीके से इस ओ की बात करें हम तो ये किससे बना है? अ तथा छोटे ऊ से बना है। तथा ये ओ किससे बना है? अ तथा बड़े ओ से बना है। ठीक है। बड़े ऊ से क्या बना है? ओ। तो याद रखिएगा, ऐसे स्वर जो किसी से मिलकर बने हुए होते हैं वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं हम आयोगवाह स्वर की। तो आयोगवाह स्वर जो है ऐसे स्वर साथियों जो है लघु स्वर तथा दीर्घ स्वर से भी अधिक उच्चारण में समय लेता है। ऐसे स्वर क्या कहलाएंगे? ऐसे स्वर कहलाएंगे आयोगवाह। ये 2 प्रकार के होते हैं, अम और अह। ठीक है साथियों। अम और अह क्या है? ये आयोगवाह स्वर। तथा ऐसे स्वर जिसमें सबसे अधिक समय लगता है, जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, वो होते हैं प्लुप्त स्वर। जैसे ओम, इसमें क्या होता है साथियों? उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। तो क्या हो गया साथियों? यहाँ पर दीर्घ हास्य स्वर या लघु स्वर में क्या हो जाएगा? सबसे कम समय। दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा? लघु से ज़्यादा समय लगेगा उच्चारण में। संयुक्त स्वर में क्या हो जाएगा? जो दो किसी न किसी से मिलकर बना, अर्थात 2 स्वरों से मिलकर बने हुए रहते हैं। आयोगवाह में क्या होगा? आयोगवाह में क्या होगा साथियों?
हास्य स्वर लघु स्वर से जो है ज़्यादा समय लगेगा, तथा सबसे ज़्यादा समय किस उच्चारण में समय किस में लगेगा, प्लुप्त स्वर में लगेगा। ठीक है साथियों, इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हम, अब बात करते हैं जीभ के आधार पर स्वर। तो साथियों, जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर अर्थात साथियों जिनके उच्चारण में जीभ आगे की ओर जाती है वो कहलाते हैं हमारे अग्र स्वर। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये क्या होते हैं साथियों? ई, ए, ऐ, ये अग्र स्वर होते हैं। अगर हमसे ऑप्शन में पूछ ले ई कैसा स्वर है, ई कैसा स्वर है, अग्र स्वर है। ठीक है। अब बात करते हैं हम मध्य स्वर की। तो मध्य स्वर से अर्थात साथियों जिन जिन स्वरों के उच्चारण में जो है जीभ बीच में ही रहती है, मध्य में ही स्थित रहती है, तो वहाँ पर जो है उच्चारण ऐसे स्वर का होता है, वहाँ पर क्या होगा? मध्य स्वर होगा। यहाँ पर अ ही आएगा मध्य स्वर में। ठीक है। और पश्च स्वर में जो है उच्चारण में जीभ पीछे की ओर खिसक जाती है। ऐसे स्वर कौन कौन से हैं? आ, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ऐ। ठीक है, ओ, औ। तो ये क्या हो जाएंगे साथियों? ये हो जाएंगे हमारे पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या? जीभ आगे की ओर जाती है, मध्य स्वर में क्या? बीच में ही जीभ रहती है, तथा पश्च स्वर में जीभ पीछे की ओर चले जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई साथियों। अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, ए, ऐ। ठीक है। मध्य में कौन से स्वर आते हैं? मध्य स्वर में जो है अ आएगा, तथा पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे स्वर? आ, उ, ओ, औ। तो ये क्या हो जाएंगे साथियों? हमारे पश्च स्वर। ठीक है। उच्चारण के आधार पर जो है 5 प्रकार के, तथा जीभ के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक है। अब बात करते हैं हम ओष्ठ में जो क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर। ठीक है। तो क्या होता है साथियों? ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी स्वर तथा अव्रतमुखी स्वर। अर्थात साथियों ऐसे स्वर, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्रतमुखी स्वर अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में हो हमारे ओठ कैसे हो जाते हैं? व्रत के समान गोल हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होगा? व्रतमुखी स्वर होगा। इसके अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ये आ, इसे ओ भी कहते हैं साथियों। ठीक है, ओ। इस तरीके के स्वर क्या हो जाएंगे हमारे? व्रतमुखी। तथा अव्रतमुखी में जो है होठ जो हमारे व्रत के समान नहीं बनते हैं उन्हें अव्रतमुखी कहते हैं। इनके अंतर्गत आ, ई, ए, ऐ, इस तरीके के। ठीक है साथियों, स्वर क्या कहलाएंगे? अव्रतमुखी कहलाएंगे। तो समझ गए होंगे साथियों, उच्चारण में क्या होंगे हमारे ओठ? अगर व्रतमुखी के समान होंगे उच्चारण के समय तो वहाँ पर व्रतमुखी हो जाएंगे, और व्रतमुखी के समान, व्रत के समान नहीं होंगे वहाँ पर अव्रतमुखी हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार के आधार पर जो है स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विव्रत, अर्धविव्रत, सौव्रत तथा अर्धसौव्रत। तो जानते हैं साथियों अब विव्रत क्या होता है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुंह पूरी तरीके से खुल जाता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? वो विव्रत होगा। पूरी तरीके से अगर हम बोलने में मुंह खोल देते हैं वहाँ पर विव्रत। जैसे आ, तो आ बोलने में क्या है? मुख पूरी तरीके से खुल गया, इसी के कारण ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विव्रत स्वर। ठीक है। अर्धविव्रत की बात करें तो जो है आधा मुंह खुलेगा। यहाँ पर विव्रत में पूरा मुंह खुल गया था, अर्धविव्रत में हमारा आधा मुंह खुलेगा। जैसे अ, ए, ओ, तो इस तरीके से आधा मुंह खुलेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्धविव्रत। ठीक है। अब बात करते हैं हम सौव्रत की। तो सौव्रत में क्या होता है? लगभग साथियों मुंह एकदम बंद रहता है। ठीक है, लगभग मुंह बंद रहता है। वहाँ ऐसे उच्चारण करते समय क्या होगा? स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा मुंह एकदम बंद रहेगा। जैसे ई, उ, तो इस तरीके से बंद रहेगा मुंह, वहाँ पर क्या हो जाएगा? सौव्रत। तथा आधा मुंह बंद रहेगा, ए, ओ, यहाँ पर आधा मुंह बन रहा है, तो आधा मुंह बन रहा है। ऐसे स्वर के उच्चारण में जिसमें आधा मुंह बन रहता है वहाँ पर होगा अर्धसौव्रत। तो क्या हो गया साथियों? विव्रत में पूरा मुंह, ठीक है, विव्रत में क्या? पूरा मुंह खुल जाएगा हमारा। तथा अर्धविव्रत में क्या होगा? आधा मुंह खुलेगा। सौव्रत में क्या होगा? लगभग मुंह बंद रहेगा। ठीक है, उच्चारण के समय लगभग मुंह बंद रहेगा। तथा अर्धसौव्रत में क्या होगा? मुंह जो है आधा बंद रहेगा।
ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे साथियों। इसके बाद देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण स्वर। हमसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कंठ स्वर क्या है। कंठ व्यंजन तो हम बता देते हैं अगर हमने वर्णमाला पढ़ी है तो, लेकिन कंठ स्वर क्या है तो बहुत से छात्र ये नहीं जानते कि कंठ स्वर क्या होता है, तालु स्वर क्या होता है, क्योंकि स्वर पढ़ते ही नहीं है ये वाले। तो हम पढ़ लेते साथियों इसे भी। क्या होता है कंठ स्वर, तो अ और आ होते हैं कंठ स्वर। तालु स्वर क्या होता है, ई और बड़ी ई और छोटी ई। छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या होता है, ओष्ठ स्वर। ठीक है, और मूर्धना क्या होता है साथियों, ऋषि। मूर्धना स्वर ऋषि। तथा ए ऐ क्या होता है, तालु तथा कंठ कंठ स्वर। ठीक है, और कंठ तथा ओष्ठ स्वर क्या होता है, ओ और ऐ। अब जानते हैं ये क्या होते हैं साथियों। तो कंठ क्या होता है, तो स्वरों के उच्चारण में हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है ना, उसे कंठ स्वर कहते हैं। ठीक है, याद रखना, कंठ से ध्वनि निकलेगी वहाँ पर कंठ स्वर। तालु क्या होता है साथियों, अर्थात हम उच्चारण के समय जो है जीभ, हमारे जीभ के ऊपर जो जो स्थान रहता है उसे तालु कहते हैं। तो वहाँ पर टच हो गए तो ई, तो इस तरीके से ऊपर की साइड टच होगा ना साथियों। यहाँ पर हमारे ये जो सामने वाले दांत है इसके जस्ट पीछे की साइड, इसे तालु कहते हैं साथियों। तो यहाँ पर क्या होगा, तालु में टच होगा उच्चारण के समय, वहाँ जीभ, वहाँ पर क्या होगा, तालु स्वर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ चले गया, तालु स्वर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम ओष्ठ की। तो उच्चारण उच्चारण के समय ओष्ठ, जहाँ ओष्ठ की भूमिका रहती है, अर्थात हमारे होठों की जहाँ पर भूमिका रहती है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ओष्ठ स्वर हो जाएगा। मूर्धना क्या होता है साथियों, तो मूर्धना हमारा जो है जीभ तथा कंठ से निकलते हैं ध्वनियाँ। ऐसी ध्वनियाँ जो जीभ तथा कंठ की सहायता से निकलती है उसे हम कहते हैं मूर्धना स्वर। ठीक है, मूर्धना स्वर क्या होती है साथियों, ऋषि होता है। और कंठ तथा तालु से जो निकलती है ना, कंठ तथा तालु से निकलती है उसे हम कहते हैं ए और आई। जो स्वर रहते हैं साथियों से कंठ तथा तालु से निकलते हैं। और ओ और औ क्या, ओ और औ किससे निकलते हैं साथियों, कंठ तथा ओष्ठ से निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है साथियों कि इस वर्णमाला में शहीद वर्ण किसे कहते हैं, तो शहीद वर्ण कहते हैं अ को। हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो क्या याद रखना है साथियों, कंठ स्वर किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा आप, अ और आ को कंठ स्वर कहते हैं। तालु स्वर किसे कहते हैं, छोटी और बड़ी को तालु स्वर कहते हैं। ओष्ठ स्वर किसे कहते हैं, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ को ओष्ठ स्वर कहते हैं। ठीक है, मूर्धना स्वर किसे कहते हैं, तो ऋषि को हम मूर्धना स्वर कहते हैं। तालु तथा कंठ तथा तालु स्वर किसे कहते हैं, तो ए और आई को हम कंठ तथा तालु स्वर कहते हैं। और ओ और औ को हम क्या कहते हैं, कंठ तथा ओष्ठ स्वर। शहीद वर्ण किसे कहते हैं, तो शहीद वर्ण कहते हैं हम अ को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी साथियों। तो यहाँ से हमारा स्वर का काम हो जाएगा पूरा। क्या क्या पढ़ा था साथियों, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन से, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, आयोगवाह तथा प्लुप्त स्वर। ठीक है, जीभ के आधार पर कौन कौन से, 3 प्रकार। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर तथा पश्च स्वर, अग्र मध्य पश्च स्वर। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर कितने, 2 प्रकार के। कौन कौन से, व्रतमुखी तथा अव्रतमुखी। ठीक है, और मुख द्वार के आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन से, विव्रत, अर्धविव्रत, सौव्रत तथा अर्धसौव्रत। ठीक है, कंठ स्वर क्या हो जाएंगे, अ आ कंठ स्वर हो जाएंगे। तालु स्वर क्या हो जाएगा, तो ई और छोटी और बड़ी तालु स्वर हो जाएगी। उ ओष्ठ स्वर किसे कहते हैं, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ स्वर हो जाएंगे। मूर्धना स्वर ऋषि। ठीक है, तालु और कंठ स्वर, तालु और कंठ स्वर कौन सा हो जाएंगे, ए और ऐ। तथा कंठ और ओष्ठ कौन सा हो जाएगा, ओ और औ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के प्रमुख प्रकार। तो साथियों, व्यंजन के भी प्रमुख रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, उच्चारण के आधार पर व्यंजन, घोषत्व के आधार पर व्यंजन, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन तथा ध्वनि के आधार पर व्यंजन। तो कितने प्रकार के साथियों, इसमें भी 4 प्रकार के। उच्चारण के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर तथा ध्वनि के आधार पर। तो आइए साथियों जानते हैं सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो है साथियों,
तो देखते हैं अब हम यहाँ पर साथियों जो क च ट त प, तो यहाँ पर जो क वाली पूरी लाइन होती है ना, तो इसे हम कहते हैं क वर्ग की लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं साथियों? क वर्ग की लाइन। ठीक है। च से जो शुरू होता है उसे च वर्ग का के शब्द कहते हैं। ट से शुरू होता है उसे ट वर्ग के शब्द कहते हैं। त से शुरू होते हैं ना, उसे हम त वर्ग के जो है व्यंजन कहते हैं। तथा प से जो शुरू होता है उसे प वर्ग के व्यंजन कहते हैं। प वर्ग के वर्ण या वर्ग के व्यंजन। ठीक है। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं हम कंठ व्यंजन की। तो कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो क वर्ग के सभी जो व्यंजन है वो क्या है? कंठ व्यंजन है। जैसे क ख ग घ ड़, तो ये सब क्या हो जाएंगे साथियों? कंठ व्यंजन हो जाएंगे। अगर हमसे कोई पूछ ले कि कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो हम क्या बताएंगे? क ख ग घ ड़, ये सब क्या है? कंठ व्यंजन है। बात करते हैं हम च वर्ग की। तो ये क्या होता है साथियों? च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये सभी है तालु व्यंजन कहलाते हैं। तालु व्यंजन किसे कहते हैं? तो च छ ज झ ञ, ये सभी क्या हो गए? तालु व्यंजन। कौन कौन से हैं? च छ ज झ ञ। ठीक है। तो तालु क्या हो गया साथियों? मैंने बताया था कंठ से जो ध्वनि निकलती है वो क्या हो जाएगी? कंठ। जो कंठ से हमारे जो व्यंजन निकलेंगे उसे हम कंठ व्यंजन कहेंगे। तालु अर्थात जो जिसे बोलने में जीभ जो है तालु में टच होगी ना, वहाँ पर क्या होगा? तालु व्यंजन होगा। मूर्धना में क्या होता है साथियों? तो जीभ तथा कंठ से निकलते हैं हमारे वर्ण। दंत में क्या होता है? तो उच्चारण में दांत दांत जो है टकराते हैं साथियों, दंत में है ना। त थ द ध, तो जीभ जो है दांत में टच होती है ना साथियों, इसीलिए दंत व्यंजन कहा जाता है। ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं? तो ओठों की सहायता से जो जिसके उच्चारण होते हैं ओष्ठ व्यंजन, नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है साथियों। तो हम कहाँ थे साथियों? तालु तक हो गया था हमारा। अब बात करते हैं ट वर्ग के। तो मूर्धना व्यंजन किसे कौन कौन से होते हैं? मूर्धना व्यंजन कौन कौन से होते हैं साथियों? तो ट ठ ड ढ अण, ये सब क्या होते हैं? मूर्धना व्यंजन होते हैं। दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो त थ द ध न, त थ द ध न, ये सभी दंत व्यंजन होते हैं। ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं? तो ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं साथियों? ओष्ठ से जो ध्वनि जो हमारे ध्वनि जो होती है, उच्चारण में ध्वनि जो होती है ओष्ठ की सहायता से उत्पन्न होती है, उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं ओष्ठ व्यंजन? प फ ब भ म, प फ ब भ म, ये सभी क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। इतनी बात क्लियर हुई साथियों। और स्पर्श व्यंजन साथियों, ये क से लगाकर म तक जितने भी वर्ण है ना, ये सभी क्या है? ये है स्पर्श व्यंजन। क्या है साथियों? ये स्पर्श व्यंजन। तथा यहाँ पर ये लास्ट वाले पांचवा है ड़, य, अण, न और म, इन्हें ये सभी क्या है? अनुनासी व्यंजन। अनुनासी व्यंजन जिसे हम क्या करते हैं साथियों? नाक की सहायता से बोलते हैं, अनुनासी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। अगर हमसे हमें कोई पूछ ले कि न कौन सा व्यंजन है, तो न कौन सा व्यंजन है, याद रखिएगा अनुनासी व्यंजन भी है तथा दंत व्यंजन भी है। ऐसा नहीं है कि अनुनासी और दंत नहीं है, दंत भी है तथा अनुनासी भी है। ठीक है। और ये 25 की 25 क्या है साथियों? स्पर्श व्यंजन भी है। समझ जाओगे साथियों। क वर्ग के कौन से व्यंजन है? क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो कौन से व्यंजन है? कंठ व्यंजन है। च वर्ग के तालु व्यंजन है। ट वर्ग के मूर्धना व्यंजन है। त वर्ग के दंत व्यंजन है तथा प वर्ग के ओष्ठ व्यंजन है। ये सभी कैसे हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। तथा ड़, य, अण, न और म, ये सभी क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं साथियों? अंतस्थ व्यंजन जो कहते हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो यर लव अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। हमसे इस डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा साथियों कि ल वर्ण जो है कौन सा व्यंजन है, तो हमें दे देगा कि अंतस्थ, उष्मीय, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पहचानना है कि कौन सा व्यंजन। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यर लव जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उष्मीय तथा संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उष्मीय तथा संघर्षी क्या होते हैं? तो साथियों ऐसे ऐसे वर्ण
जिनको बोलने में जो है घर्षण उत्पन्न होता है, गर्म हवा निकलती है, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, श, स, हर, श, स, स, ह, ये क्या हो गए साथियों? ये हो गए ऊष्मीय तथा संघर्षीय व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त अर्थात किसी न किसी से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जो किसी न किसी से मिलकर बने हैं वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी क्या है साथियों? संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलकर बने हैं। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि छ किससे बना है, तो आधा क तथा श से जो है षटकोण का स है ना, उससे बनता है छ। और ज्ञ किससे बनता है? तो आधा ज और इय से बनता है ज्ञ। कहीं अधिकतर पूछते हैं साथियों कि इय का उपयोग कहाँ होता है, तो इय का उपयोग यहीं पर हुआ है कि ज्ञ बनाने में हम इय का उपयोग करते हैं। अधिकतर हम देखते ही नहीं है कि इय का उपयोग कहाँ होता है, लेकिन अब याद रखिएगा इय का उपयोग कहाँ हुआ है? ज्ञ बनाने में। ठीक है, आधा त और र से हम बनाएंगे त्र, तथा आधे षटकोण का स और र से बनाएंगे हम स्र। इतना याद रखिएगा साथियों, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है हमें, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम घोषत्व के आधार पर व्यंजन। क्या होता है साथियों घोषत्व के आधार पर व्यंजन? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सघोष या घोष या अघोष। ठीक है, कौन कौन से? सघोष, इसका दूसरा नाम जो है घोष है, तथा अघोष। क्या होता है सघोष अघोष साथियों? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन होता है उसे हम कहते हैं सघोष या फिर घोष, तथा ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष। ठीक है, सघोष कौन कौन से होते हैं साथियों? सघोष जो है व्यंजन, सघोष व्यंजन होते हैं ग, घ, ड़, ज, झ, ञ, ड़, ड, ड, ण, द, ध, न, ब, भ, म। तो ये इस प्रकार के वर्ण क्या कहलाएंगे? इस प्रकार के वर्ण कहलाएंगे सघोष। ठीक है, उसके बाद अघोष की बात करें हम तो क, ख, च, छ, ज, ट, ठ, त, थ, प, फ। तो इस तरीके के वर्ण क्या हो जाएंगे? हमारे अघोष। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ध क्या है? अघोष है या सघोष है? तो हम क्या बताएंगे? ध क्या है? सघोष है। अगर हमें पता होगा तो हम बताएंगे, इसीलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तो श, 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 ह, ये क्या है? ये सभी अघोष हैं। ये सभी क्या है साथियों? ये सभी अघोष है। तथा यरलव, ऊष्मीय व्यंजन जो है यरलव, ये क्या है? ये सभी सघोष है। इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, श, 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 ह, ये क्या है? अघोष है, तथा यरलव ये क्या है? सघोष है। अब बात करते हैं हम प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। तो क्या होता है साथियों प्राणत्व के आधार पर व्यंजन? देखते हैं अब तो अल्प, ये जो है दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? तो उच्चारण में साथियों कम समय लगता है। ठीक है, उच्चारण में जो है हवा कम निकलती है, उच्चारण के समय हमारे मुख से हवा कम निकलती है, वो अल्प प्राण। तथा अधिक हवा निकलती है, अधिक समय लगता है, वहाँ पर क्या होगा? महाप्राण होगा। ठीक है, अल्प प्राण में कौन कौन से आ जाएंगे? क, ग और ड़, च, ज, ञ, ट, ड, ध, ण। ठीक है, ण, 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 त, द, म, प, ब, म। ठीक है साथियों, और महाप्राण में क्या कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ। इस तरीके के वर्ण साथियों क्या आ जाएंगे? महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। आज तो आपको अनाराम ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम अल्प प्राण की। तो यर, लव, ये सभी क्या है? अल्प प्राण है, तथा शशशह ये है महाप्राण है। याद रखिएगा साथियों, अगर ये अभी समझ में ना आ रहा हो तो एक बार फिर से वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझते रहिएगा साथियों। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बना लीजिए, और अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगी साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं ध्वनि के आधार पर व्यंजन। ध्वनि के आधार पर भी तीन प्रकार के व्यंजन होते हैं साथियों।
संयुक्त व्यंजन, संपृक्त व्यंजन तथा युग्मिक ध्वनि या फिर द्वित ध्वनि। संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि तथा युग्मिक ध्वनि, ठीक है। संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं इसके, ठीक है साथियों। संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त ध्वनि ही कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम संयुक्त ध्वनि की। क्या होती है संयुक्त ध्वनि? दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर संयुक्त ध्वनि का निर्माण करती है। परिभाषा पर बिल्कुल भी मत जाइएगा साथियों, बुक की भाषा बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। बस एक बात याद रखिएगा, ये प्र बना है, प्राण देखते हैं, उदाहरण से ही समझते हैं। हम प्राण देखते हैं साथियों, तो प्राण में क्या है साथियों? प है और र जो है आधा र पीछे की ओर लगा हुआ है। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनि, ठीक है। पूरा शब्द आएगा, उसके बाद आधा शब्द आ जाएगा। जैसे ये घ्रात लिखा हुआ है साथियों, या तो फिर आगे का शब्द जो है इस तरीके का आएगा या फिर पीछे का। तो पीछे भी तो साथियों उसके बाद रहे ना, श के बाद रहे उत्कृष्ट में। तो या तो आगे की साइड इस तरीके की स्थिति आएगा या फिर पीछे की साइड स्थिति आएगा, वहां पर क्या होगा? संयुक्त ध्वनि होगी। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए साथियों। देखिए, एक शब्द पूरा आएगा, उसके बाद ये वाली स्थिति आगे आएगी या फिर ये वाली स्थिति पीछे की साइड भी आ सकती है, जैसे श और र। चलिए छोड़िए, मैं समझा रहा हूँ एक तरीके से और, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्द, अर्थात साथियों या तो आधा शब्द जो है आगे की ओर आएगा या फिर आधा शब्द पीछे की ओर, कुछ भी आएगा ना, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में संयुक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि में क्या होगा साथियों? यहाँ पर भी आप कहोगे कि यहाँ पर भी तो सर आधा शब्द आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? आधा शब्द पहले आएगा और उसके बाद पूरा शब्द आएगा। और यहाँ पर संयुक्त में क्या होगा? पूरा शब्द पहले आता तथा आधा शब्द बाद में आता। ये समझने का तरीका है, ठीक है साथियों। परिभाषा पे जाओगे तो बिल्कुल भी अलग ही लगेगा। परिभाषा के हिसाब से बिल्कुल भी मत देखिएगा। जहाँ पर पूर्ण शब्द तथा आधा शब्द आए वहाँ पर संयुक्त, तथा जहाँ पर आधा शब्द तथा उसके बाद पूरा शब्द आए वहाँ पर संपृक्त। ये मैंने तरीका बताया है। बाकी आप परिभाषा से भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि परिभाषा से समझ में नहीं आए। संपृक्त ध्वनि की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक मिनट साथियों, पानी पी लेता हूँ। तो हाँ साथियों, संपृक्त ध्वनि में क्या हो जाएगा? संपृक्त ध्वनि में हो जाएगा एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से मिलकर बनी, दो ध्वनियों से मिलकर संपृक्त होती है। अर्थात साथियों जो है एक ध्वनि दो ध्वनि से, एक क उसके बाद ब में बीच में आएगा ना, वहाँ पर होगा संपृक्त ध्वनि। हालांकि आप याद ही रखिएगा साथियों, परिभाषा पे मत जाइए। जब पूरा शब्द उसके बाद आधा शब्द आए वहाँ पर संयुक्त, और तथा जहाँ पर आधा शब्द तथा उसके बाद पूरा शब्द आए, पहले आधा शब्द आएगा, पहले, अरे चल नहीं रहा आज मोबाइल भी। पहले क्या होगा? आधा शब्द आएगा तथा उसके बाद पूरा शब्द आएगा, वहाँ पर क्या होगा साथियों? वहाँ पर होगा संपृक्त ध्वनि। अब बात करते हैं युग्मिक ध्वनि या द्वित्व ध्वनि। तो ऐसी ध्वनि जो स्वयं जो है आदि भी स्वयं होती है तथा पूरी भी स्वयं होती है। उदाहरण से समझते, दिक्कत में आधा क जो है और पूरा क है। दिल्ली में ल आधा है और पूरा ल है। बिल्ली में भी ल आधा है और पूरा ल है। तो इस तरीके के शब्द जब आएंगे वहाँ पर क्या होगा साथियों? वहाँ पर होगा द्वित्व ध्वनि या युग्मिक ध्वनि। समझ में तो आया है ना साथियों? तो क्या होगा साथियों, एक बार फिर से देख लेते हैं। संयुक्त ध्वनि को पहचानने के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा? पहले आएगा पूरा, फिर आएगा आधा। तथा संपृक्त में क्या याद रखना है? पहले आएगा आधा तथा बाद में आएगा पूरा। ये अधिकतर साथियों बीच में ही मिलेगा, ये हमेशा आगे और पीछे मिलेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा? बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर बीच में ऐसी स्थिति मिलेगी तथा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो होगा या तो आगे मिलेगा या फिर पीछे की ओर मिलेगा, ठीक है। समझ रहे होंगे साथियों। और यहाँ पर तो दिक्कत ही नहीं है, द्वित्व ध्वनि तो हम आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है।
तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं साथियों हम। आज तो काफ़ी कुछ पढ़ा। सबसे पहले देखा हमने वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण तथा माला से मिलकर बना है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि। तथा माला का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह। वर्णमाला की परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा का सबसे छोटा इकाई भाग। इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। वर्णमाला, वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। तथा व्यंजन क्या होता है? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है। अ से अह तक जो है स्वर होंगे तथा क से ग तक व्यंजन होंगे, ठीक है। मूलतः स्वर कितने होते हैं? 11। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 11। मूलतः व्यंजन कितने होते हैं? 35। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 35। और एक और बताया था मैंने 33, ठीक है। और कुल कितने होते हैं? मूलतः कुल व्यंजन, मूलतः कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 46 या फिर 44, ठीक है। कुल कितने होते हैं? कुल जो है स्वरों की संख्या 13 होती है। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है तथा कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। इसी तरीके से कुल वर्णमाला जो है, वर्णमाला की संख्या या कुल वर्णों की संख्या जो है 52 होती है। उसके बाद पढ़ा था हमने स्वरों के प्रकार। कितने स्वर के प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर। उच्चारण के आधार पर क्या हो जाएगा? उच्चारण के आधार पर हो जाएगा साथियों 5 प्रकार के। कौन कौन से? हास्य स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, आयोगवाह तथा प्लुप्त स्वर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे जीभ के आधार पर 3 प्रकार के। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार के, व्रतमुखी तथा अव्रतमुखी। उसके बाद मुख द्वार के आधार पर 4 प्रकार के, विव्रत, अर्धविव्रत, सव्रत, अर्धसव्रत, ठीक है। कौन कौन से? ये आप एक बार फिर से देखिएगा। अब बात करते हैं हम कंठ स्वर कौन कौन से हैं? तो आ कंठ स्वर, ई तालु स्वर, उ जो है ओष्ठ स्वर, ऋषि का मूर्धना स्वर, ए आई जो है कंठ तथा तालु स्वर, ओ और औ क्या हो गया? कंठ तथा ओष्ठ स्वर, ठीक है। वर्णमाला में जो है शहीद वर्ण कौन सा है? अ होता है, जो शहीद वर्ण होता है। व्यंजनों के प्रमुख प्रकारों की बात करें हम तो 4 प्रकार के ये भी होते हैं। कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर तथा ध्वनि के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो कंठ स्वर कौन कौन, कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कंठ व्यंजन होते हैं क से लगा, क वर्ग के जो है कंठ व्यंजन होते हैं। च वर्ग के तालु व्यंजन होते हैं। ट वर्ग के मूर्धना व्यंजन होते हैं। त वर्ग के दंत व्यंजन होते हैं तथा प वर्ग के ओष्ठ व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं ये 25 के कैसे स्वर कहलाएंगे, ये कैसे व्यंजन कहलाएंगे? तो ये स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। अनुनासी स्वर को, अनुनासी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ड़, य, अण, न और म, ये सभी कैसे हैं? अनुनासी व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन यरलव, उष्मीय व्यंजन शशः, संयुक्त व्यंजन है क्षत्रज्ञ और ऋषि। ये सब क्षत्रज्ञ, ऋषि नहीं साथियों, स्र, ठीक है। क्षत्रज्ञ और स्र ये क्या है? उष्मीय व्यंजन है। उसके बाद पढ़ा था हमने घोषत्व के आधार पर सघोष, अघोष या फिर घोष और अघोष, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। कौन कौन से? ये देख लीजिएगा। संयुक्त फिर ध्वनि के आधार पर 3 प्रकार के, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि तथा द्वित ध्वनि या युग्मिक ध्वनि, ठीक है साथियों। तो उम्मीद है साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मेरा काम यहाँ से समाप्त हुआ। अब आप लोगों का काम शुरू हुआ। क्या साथियों? आपको क्या करना है? आपको मेरे लिए करना है साथियों, वीडियो को लाइक, कमेंट करके बताइएगा कि समझ में तो आया है या नहीं, ठीक है साथियों। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा और ऑल पे ज़रूर टिक करें, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप 9179529680 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना, संपर्क कर लेना व्हाट्सएप पर, PDF चाहिए तो, ठीक है। तो उम्मीद है साथियों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है साथियों। मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।